वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको अंदर से हिला देगा। आपको शायद बुरा भी फील हो सकता है, बट विल डेफिनेटली चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड चेंज योर लाइफ। दिस वीडियो इज अबाउट हाउ योर पेरेंट्स आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। इंडियन सोसाइटी में स्पेसिफिकली जब हम पेरेंट्स के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, या कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं, या किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो लोग हमें बहुत नीचा फील कराते हैं कि तुम कैसे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट बोल पा रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, उन्होंने तुम्हें बड़ा किया, उन्होंने तुम्हें एक एजुकेशन दी, उन्होंने तुम्हारा सपोर्ट किया। नाउ व्हेन यू हैव एवरीथिंग यू कांट जस्ट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स। एंड कुछ हद तक ये ठीक है, बट आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो जब आप एनालाइज करोगे, रियलाइज करोगे, तो आपको एक हल्का सा शिफ्ट अंदर महसूस होगा। अब देखो, सबसे पहली चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो इज़ आई एम नॉट आस्किंग यू टू हेट योर पेरेंट्स, आई एम नॉट आस्किंग यू टू जज योर पेरेंट्स, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी इनडिफरेंट टू योर पेरेंट्स, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू पुट एनीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, उसका ब्लेम आप उन पर नहीं डाल सकते। ये पहले ही मैं पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार जब आप वो एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, शायद आपका सारा जो भी गड़बड़ है वो उनकी वजह से है। कुछ हद तक वो सही है, पर ब्लेम आपको नहीं डालना है। स्टेप्स जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत साल पुरानी हो, जो आपकी हो ही ना, जो प्रॉबेबली आपसे 4-5 जनरेशन पुरानी किसी की प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से आप आज सफ़र कर रहे हो। कितना अजीब और कितना हेल्पलेस फील होता है जब ऐसा कुछ पता चलेगा आपको। और सच बात यह है कि यही हो रहा है। हमने तरह तरह के पेरेंट्स देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारे पेरेंट्स के अलावा हमने सुना है टॉक्सिक पेरेंट्स के बारे में, हमने सुना है ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बहुत मारते हैं, हमने सुना है ऐसे पेरेंट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हमने सुना है ऐसे पेरेंट्स के बारे में जो पेरेंट्स जो बच्चों के सामने लड़ते हैं। हमने बहुत तरीके की स्टोरीज सुनी है। इनफैक्ट सम आर वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी इवन देयर पेरेंट्स किल ईच अदर, इवन पेरेंट्स किलिंग द चिल्ड्रन। सो जब आप पेरेंट की बात करते हो स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी में, तो बोला जाता है कि जो माता और पिता हैं वो भगवान समान है। मात पिता, उसको एक उस रिलेशन को एक गॉड की संज्ञा दी गई है, और सही भी है, बिकॉज दे आर द वंस हु ब्रिंग अस इन दिस अर्थ। बट बायोलॉजी, साइंस, एपिजेनेटिक्स, जेनेटिक एवोल्यूशन, DNA, all of these research has proven this over and over again that जो भी टॉक्सिसिटी या जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स या जो भी टॉक्सिक थॉट्स या फिर जो भी फियर्स या फिर एंजाइटीज या फिर ट्रॉमाज आपके पेरेंट्स में हैं, वो आप में भी आएंगे बिकॉज ऑफ जीन्स, बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन। अगर आप साइंस को नहीं समझना चाहते तो बेसिक शब्दों में सीधी सी बात है, दो लोग मिले, मान लो एक आदमी एक औरत मिले। एक आदमी का जो फियर था वो था, शायद वो एंग्शियस था अपनी ज़िंदगी में, शायद वो ओवर कंट्रोल करना चाहता था अपनी ज़िंदगी या अपनी वाइफ को या अपने आसपास की चीज़ों को। शायद वो उसमें एक अटैचमेंट थी, अवॉइडेंट अटैचमेंट वाली फीलिंग थी कि वो लोगों से ज़्यादा अटैच होने से भी डरता है, और जैसे ही कोई उसके पास आता है तो उसको अवॉइड करने लगता है। और मान लो वो जो औरत थी उस रिलेशन में, वो बहुत डरी हुई थी, उसने बहुत ट्रॉमा फेस किया था, और वो शायद शेमफुल है अपनी बॉडी को लेके, या शायद वो डरती है कि कोई आदमी उसको छुएगा तो उसको कैसा फील होगा, या शायद उसको वो ट्रॉमा बार बार वापस आएगा। अब क्लियरली इन सारी सिचुएशंस में इन दोनों की स्पेसिफिकली कोई एज सच मिस्टेक नहीं है, बट ये सारी चीज़ें जब ये दोनों मिलके एक ऑफस्प्रिंग क्रिएट करते हैं, एक बच्चा क्रिएट करते हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं वो मिलके उस बच्चे में आते हैं। सो नाउ कितनी सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमें अब लगता है कि यार हम ऐसे क्यों हैं। और स्पेसिफिकली जब आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हो, जब आप किसी एक रिलेशन में जाते हो, जहाँ फॉर एग्जांपल अगर आप एक लड़के हो एक लड़की के साथ रिलेशन में जा रहे हो, वो लड़की आप पे किसी तरह से, मान लो कोई आपका आर्ग्यूमेंट हो गया और उस लड़की ने आप पे चिल्ला दिया। अगर आपने बचपन में सिर्फ ये देखा है कि आप पे चिल्लाया जा रहा है और आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो वही सेम चीज़ वहाँ पे ट्रिगर होगी एंड यू विल नॉट हैव अ रिस्पॉन्स अगेन। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो लोग जब मिलते हैं तो उनकी जो जितनी भी उनकी मेमोरी है उनके दिमाग में, सोच लो, मतलब जितना गहरा सोच सकते हो उतना गहरा सोचो। ट्रॉमाज, सेक्सुअल अब्यूजेस,
एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स, एनी काइंड ऑफ फियर्स, एनी काइंड ऑफ एंजाइटीज़, एनी काइंड ऑफ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ बुरी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, अच्छी चीज़ें भी ट्रांसफ़र होती हैं, और उसी को संस्कार बोला जाता है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो आप आज करोगे उससे आपकी ऑफस्प्रिंग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इसीलिए हज़ारों साल पहले आयुर्वेद ने एक कॉन्सेप्ट निकाला था जिसका नाम था गर्भ संस्कार, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको पहले से ही प्री कंडीशनिंग दी जाती है गर्भ संस्कार के द्वारा। जब उनकी जो बच्चा है वो वुम्ब में होता है तो माँ को अलग अलग टाइप के मंत्र सुनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप की कंडीशनिंग उनके माइंड में डाली जाती है, क्योंकि वो माइंड से जो जा रहा है ना वो एक तरीके से बच्चे में ही जा रहा है। और मॉम का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये देखो सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है और आप में वो सब ट्रॉमास आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सब कुछ ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं बोलूँ तो आप 4-5 जनरेशन पुराने ट्रॉमास से अभी भी सफ़र कर रहे हो, और दिस इज़ अ सीरियस थिंग टू थिंक अपॉन। क्योंकि हम हमेशा लाइफ में बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम कहीं पे स्टक हैं, हम सोचते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, मेरे मनी के पैटर्न्स क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे, मेरी लाइफ क्यों नहीं ठीक हो पा रही, मेरे को अच्छे रिलेशंस क्यों नहीं मिल पा रहे, जबकि सब कुछ तो हो रहा है ज़िंदगी में, फिर भी ये सब क्यों बार बार रिपीट हो रहा है। हम अपने आप को ब्लेम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम उस रट में फंस जाते हैं कि शायद मेरे में ही गलती है, हम विक्टिम मोड में आ जाते हैं। बट सच्चाई अगर देखोगे तो सच में ये सब कुछ पहले से चलता हुआ आ रहा है, और वही पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जिस तरीके से आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रीट किया होगा इन योर चाइल्डहुड, जब आप छोटे हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मांगा होगा और उन्हें ना दिया हो, और आपने कुछ किया हो और वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इन डिफरेंट सिचुएशंस, तो वो चीज़ आप में भी ट्रांसफ़र होगी। एंड नाउ यू विल अट्रैक्ट अ सिमिलर पार्टनर जो कंट्रोल फ्रीक होगा, बिकॉज नाउ योर नर्वस सिस्टम इज़ वेरी कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ केओस। इट साउंड्स वेरी वियर्ड कि कैसे ऑलमोस्ट सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट दिस इज़ द ट्रूथ। इस पे बात करेंगे आगे कि इसको ठीक कैसे करना है। पहले मैंने एक लिस्ट बनाई थी जब मैं रिसर्च कर रहा था। आई स्पोक विद माई साइकोलॉजी फ्रेंड्स, एंड उसमें मैंने एक टाइप ऑफ पेरेंट्स की लिस्ट बनाई थी जो मैंने अपने पास यहाँ रखी हुई है। एंड उसमें से हम एक एक करके पॉइंटर्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के पेरेंट्स होते हैं। आप उससे रिलेट कर सकते हो अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके। रिमेंबर, यू डोंट हैव टू हेट देम, यू डोंट हैव टू जज देम, यू डोंट हैव टू पुट द ब्लेम ऑन देम। और हो भी सकता है इसमें से कोई भी पेरेंट्स आपके ना हो, इफ़ यू आर वेरी लकी। ऑल्सो जस्ट बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू एनालाइज डज नॉट मीन कि आप पेरेंट्स से प्यार करना कम कर दोगे, या डज नॉट मीन कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार कम करते हैं। दैट इज़ ऑल अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये बस एक साइको एनालिसिस है, एक तरीके की पैटर्न्स हैं जो हम देखते हैं, और अगर हम समझ जाएँ तो हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। इंडिया में जैसे पेरेंट्स बहुत बार बोलते हैं ना कि हमने तो तुम्हें 9 महीने पेट में रखा और हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, हमने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, विच इज़ ट्रू। बट हैव यू एवर थॉट ऑफ कि ये उनका धर्म था, दिस वॉज देयर बेसिक धर्म, विच इज़ कि ये तो उनको करना ही था ना। मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आज एक बिज़नेस क्रिएट करना चाहता हूँ और मैं एक बिज़नेस खड़ा कर लेता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे को इस बिज़नेस में काम करना पड़ रहा है, देखो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो वो तो मेरा it was a choice that I made, that I want to run this business, I want to do this business। तो जो उसमें इनपुट्स हैं वो तो मुझे डालने ही पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी उनको इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था चीज़ों का। there were money issues, India was going through a different type of time, and बहुत सारे issues थे डेफिनेटली। मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, and still they chose to do everything for us, and we should be very grateful। But जब वो चीज़ आपके अंदर गिल्ट की तरह आने लगे, जब वो चीज़ आपके अंदर एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करने लगे, जब वो इन्वायरमेंट आपके लिए टॉक्सिक हो जाए, जब वो आपको ग्रो ना करने दे, then is the time that you need to step up and stand for yourself, that you can design your life yourself। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो इंडिया में होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो है ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट। ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट कैसे होते हैं कि आप कहीं गए, कहाँ गया, क्यों गया, कब आएगा, विच इज़ फाइन, विच इज़ आउट ऑफ मे बी यू नो, बहुत सारे केसेस में दिस इज़ आउट ऑफ केयर। बट जब ये ओवर कंट्रोलिंग हो जाता है, ओवर हो जाती है हर चीज़ की, नहीं थोड़ा सा कुछ हुआ, आप कहीं बाहर गए, हेलो फ़ोन आ गया, कहाँ गए, इसमें कुछ गलत नहीं है। मे बी जो आपके पेरेंट हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ हो, या मे बी दे जस्ट फियर टू लूज़ यू। बट इस वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इस तरह से प्रोग्राम हो गया है कि अब आप बाहर जाओगे तो आप 10 बार सोचोगे। अब यही चीज़ आपके आगे भी कंटिन्यू होगी लाइफ में।
आप कुछ भी करने से पहले इतनी बार सोचोगे। आप ऐसे किसी इंसान के रिलेशनशिप में आने से डरोगे जो शायद आपको 4 चीज़ें पूछ ले तो आपको लगे शिट ये तो ओवर कंट्रोलिंग है, मैं इसके पास नहीं आ सकता। और 99% ऑफ द टाइम आप ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे जो ओवर कंट्रोलिंग होगा, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम उसी में रिवायर्ड है, उसी को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो ओवर कंट्रोलिंग वाला इशू है ये बहुत कॉमन है, हम देख पाते हैं आसपास, क्योंकि हर एक पेरेंट ये करता है और इंडिया में तो कुछ खासकर ही ये ज़्यादा होता है। और क्योंकि हमें प्रोग्राम भी उस हिसाब से किया जाता है कि आप उनको बोल ही नहीं सकते उल्टा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि फिर हमें लोग बोलने लगे कि आप बदतमीज़ हो, या आप अपने पेरेंट्स को ढंग से रिप्लाई नहीं कर पा रहे, या अपने पेरेंट्स को ढंग से आपको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो उसमें ना एक सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स हो जाता है। और कोई जब हमें बाहर आके कंट्रोल करने लगता है, जब कोई सही भी चीज़ बता रहा हो तो हमें लगता है कि नहीं ये हमें फालतू में कंट्रोल कर रहा है, और हम ऐसी जगह पे अपनी टॉक्सिसिटी या फिर अपने आप में एक शील्ड लगा देते हैं, एक तरीके का क्लोजर वॉल बना लेते हैं जो हमारे एक्चुअली काम का हो सकता था। नंबर 2 टाइप ऑफ पेरेंट है लोग क्या कहेंगे पेरेंट। लोग क्या कहेंगे पेरेंट इंडिया में बहुत कॉमन है, बिकॉज एवरीवन जस्ट केयर्स अबाउट व्हाट पीपल विल से अबाउट यू। दिस कैन कम फ्रॉम देयर ओन इनसिक्योरिटीज, दिस कैन कम फ्रॉम देयर ओन चाइल्डहुड बैकग्राउंड ट्रॉमाज जो उनके पेरेंट्स ने उनको बोला होगा, कि वो सोचते होंगे, क्योंकि देखो उस टाइम पे चीज़ें बहुत अलग थी और अभी भी वो आपके साथ वही कैरी कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने वो कभी ठीक नहीं किया, हील नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। इट इज़ जस्ट नॉर्मल फॉर देम, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ समवन इज टेलिंग यू लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी, आपकी जो वायरिंग है वो ऐसी हो जाएगी, यार लोग क्या कहेंगे यार, मतलब अगर मैं कुछ करने लगूंगा तो मैं 4 चीज़ों के बारे में सोचूंगा कि अच्छा ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। दिस मेक्स यू एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। इट विल रिवायर योर साइकी, इट विल रिवायर योर नर्वस सिस्टम इन सच अ वे दैट आप कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचोगे, और मे बी आप प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाओगे, मे बी आप कहीं जाने से पहले बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, मे बी आप कुछ स्टार्ट करने से पहले आप ओपन अप नहीं हो पाओगे लोगों से। इसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो नोटबुक अगर आपके पास है उस पर नोट डाउन करो, सो दैट यू कैन एनालाइज इट लेटर ऑन। नंबर 3 इज द इमोशनल ब्लैकमेलर, एंड इट्स द वर्स्ट। इमोशनल ब्लैकमेलर पेरेंट, सी आई एम टेलिंग यू अगेन, दे आर नॉट बैड, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बुरे लोग नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेलर पेरेंट के साथ भी कुछ बचपन में हुआ होगा जो अभी तक कैरी कर रहे हैं, बट आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है जब भी वो आपको किसी चीज़ के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, कि शायद दे वॉन्ट टू कंट्रोल यू बट थ्रू इमोशंस, दे वॉन्ट टू कंट्रोल, मे बी यू वॉन्ट टू गो आउटसाइड, आपको कहीं जाना है ट्रिप पे, एंड दे आर इमोशनली कंट्रोलिंग यू कि अब मेरा तू चला जाएगा तो यहाँ पे मेरा ध्यान कौन रखेगा, और मे बी समथिंग लाइक दैट, यू नो, इमोशनली कंट्रोल। सी जितने भी टॉक्सिक पेरेंटिंग होती है ना, दे आर नॉट बैड पीपल, दे आर जस्ट हर्ट चिल्ड्रन। वो लोग होते हैं जिनका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, एंड दे डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी टू क्रिएट स्पेस फॉर द अदर पर्सन। तो इमोशनली ब्लैकमेल करने वाले पेरेंट्स हम सबको पता है, कभी ना कभी हमारे पेरेंट्स ने सबने एक ना एक बार इमोशनली ब्लैकमेल किया है, और आपको बहुत हेल्पलेस फील होता है। ये सेम चीज़ अगर आपके साथ रिपीट हो रही है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि क्यों हो रही है। अगर आप देख पा रहे हो अपनी लाइफ में सिमिलर पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं कि आपके आसपास ऐसे ही लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स की वजह से ये हो रहा हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, यू नीड टू हील योर सेल्फ साइकोलॉजिकली, एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। इमोशनली ब्लैकमेलिंग इज नॉट एट ऑल ओके, बिकॉज उसके लिए आपकी जो वायरिंग हो जाती है ना ब्रेन की, वो बहुत ख़राब होती है, फिर आपके लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। आप कहीं भी लाइफ में जाओगे, यू विल फाइंड सच पीपल, देन यू विल फील गिल्ट ऑल द टाइम कि अरे अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आगे जाके, एंड यू वांट टू लीव दैट पर्सन बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, आप सोचने से छोड़ने से पहले 10 बार सोचोगे, बिकॉज नाउ यू हैव दैट थिंग कि नहीं मैं तो, मतलब यू विल बी मेड फील गिल्टी कि आप छोड़ के कैसे जा रहे हो, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल ऑफ दैट। सो येस, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक। नंबर 4 है कंपैरिजन एक्सपर्ट, विच इज़ एवरीवेयर इन इंडिया। हमारे साथ, मेरे साथ तो खैर बहुत हुआ है कंपैरिजन, जबकि आई वॉज द वन हु यूज्ड टू गेट गुड ग्रेड्स, एंड आई नो उससे कितना ज़्यादा डैमेज होता है आपकी नर्वस सिस्टम को, आपके मेंटल हेल्थ को, बिकॉज नाउ यू कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग योर सेल्फ। 10 साल बाद जाके जब आप कुछ करना चाहोगे लाइफ में, 10 साल बाद आप सोचोगे कि नहीं मैं ये करता हूँ, योर फर्स्ट थॉट विल बी यू विल कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर 30-35, खुद को कंपेयर करना किसी के साथ इज़ द बेस्ट वे टू इन्वाइट सॉरो, इन्वाइट अनहैप्पीनेस इन योर लाइफ। अगर आपको दुखी होना है ना, तो सबसे आसान काम है किसी से भी कंपेयर कर लो खुद को। आप भले ही 100 करोड़ कमा रहे हो, अगर आप किसी के साथ ऐसे को कंपेयर करते हो जो 200 करोड़ कमा रहा हो, देन यू विल बिकम अनहैप्पी इंस्टेंटली। सो कंपैरिजन इज़ द बेस्ट ड्रग, द बेस्ट सोल्यूशन और द बेस्ट वे टू बिकम अनहैप्पी। और ये जब डाला जाता है हमारे साथ बचपन में, हमें तब रियलाइज़ नहीं होता, तब हम फिर भी सम वे और द अदर वी प्रूव आवरसेल्फ,
कि नहीं हम कर सकते हैं, और ये चीज़ आप में आगे भी आती है, देन यू स्टार्ट प्रूविंग योर सेल्फ। आपको लगेगा कि लोग मेरे को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप प्रूव करने पे आ जाओगे, जबकि आप ये देखोगे नहीं कि जैसे ही आप किसी बाहर के ट्रिगर से अपने आप को चलाने लगते हो, रिमोट कंट्रोल बाहर चला जाता है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, अंडरस्टैंड इट, एनालाइज इट। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ है तो राइट इट डाउन सो दैट यू कैन एनालाइज इट लेटर। देन इज एकेडमिक प्रेशर कुकर, विच इज़ इंडिया में तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एकेडमिक प्रेशर कुकर इज़ कि भाई ये पढ़ लो, ये हो जाएगा, पढ़ लो, ये हो जाएगा। आई वॉज अंडर एकेडमिक प्रेशर कुकर बिकॉज इट वॉज ऑलवेज अबाउट वर्क 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 वर्क। एंड लेट मी टेल यू, आई एम 31। आज तक जितनी भी क्लासेस मैंने टॉप किया है, जितने भी ग्रेड्स मैंने अच्छे लाए हैं, उनका कोई काम नहीं हुआ अभी तक। Only thing that really helped me was understanding and learning English, was understanding and learning some, it made me curious, but बाकी किसी चीज़ का कोई काम नहीं आया। एकेडमिक प्रेशर कुकर में आपका दिमाग हमेशा उस प्रेशर में रहता है, एंड आप आई थिंक यू डोंट ग्रो आउट ऑफ इट वेरी इजीली, बिकॉज आप उन चीज़ों को नहीं टैप कर पा रहे, आप हमेशा एंग्जाइटी में रह रहे हो। सोचो, यू आर ऑलवेज इन एंग्जाइटी, हमेशा आपका एड्रेनलिन बढ़ा हुआ है, हमेशा कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, और तब तो समझ में नहीं आता, पर बाद में जाके यू अट्रैक्ट सिचुएशंस विच विल मेक यू always anxious, always full of cortisol, always there will be a pressure, maybe work pressure or something like that, and you'll always find yourself lonely, because then you have a habit of overachiever person बन जाते हो आप ऐसे इंसान बन जाते हो जो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया है क्योंकि बचपन में, तो अब आपका ध्यान सिर्फ ये है कि मैं बेस्ट कैसे बन जाऊँ, क्योंकि मेरे को अपने पेरेंट्स की नज़रों में बेस्ट बनना है, मेरे को उनको दिखाना है कि मैं ओवर अचीवर हूँ, क्योंकि मेरे को कंपैरिजन पसंद नहीं है। सो नाउ यू बिकम द लोनली वन। सो राइट इट डाउन इफ़ यू फील सिमिलर। उसके बाद आता है नंबर 6, मैरिज ऑब्सेस्ड पेरेंट्स। ये तो खैर चलो बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। पेरेंट्स हुआ मैरिज की शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, प्रेशर डालेंगे, ये कर लो, वो कर लो, अगर शादी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। शादी करनी ज़रूरी है, बट योर लाइफ डज़ नॉट डिपेंड ऑन इट। इट डज़ नॉट मैटर कि आप अपने से भी आप अपनी लाइफ बना के बाद में भी शादी कर सकते हो। देयर इज़ नो प्रेशर अबाउट इट। सो उस प्रेशर में आगे क्या होता है, आप अपने रिलेशंस को एनालाइज नहीं कर पाते। यू डोंट एनालाइज कि अच्छा मेरी रिलेशन शायद मैं थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करता या करती तो ऐसी हो सकती थी, वैसी हो सकती थी। मे बी आई कुड हैव एक्सपेरिमेंटेड मोर ऑन द टाइप ऑफ पर्सन, मे बी आई कुड हैव एक्सपेरिमेंटेड मोर विद द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, एंड अल्टीमेटली आप एक अच्छी लाइफ जी पाते या अपने कंट्रोल में रख पाते एटलीस्ट। बट आपको फिर गिल्ट में डाला जाता है शादी को लेके कि देख लो बेटा, अगर अपने हिसाब से की शादी, आपने अपने हिसाब से लव मैरिज कर ली, तो फिर तो पता नहीं अगर कुछ होगा भी तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, अगर आपने हमारी तरफ से मैरिज करी तो हम कुछ कर लेंगे। सो दैट काइंड ऑफ गिल्ट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, एंड इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर पीपल एट ऑल। ओके, उसके बाद आता है नंबर 7, द जेंडर बायस्ड पेरेंट्स। ये तो खैर बहुत ही कॉमन है, जेंडर बायस होती है, लड़का और लड़की को अलग करते हैं। बहुत गलत है। ऑफ कोर्स आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ ट्रॉमा के थ्रू जाना पड़ता है, आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ इनडिफरेंस फील होता है, और अगर आप लड़के हो और आपके सामने कोई लड़की, आपकी बहन को प्रायोरिटी मिल रही है, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट हेटिंग द अदर जेंडर। ऑटोमेटिकली यू फील कि नहीं, आई थिंक मेरे में कुछ कमी है, ये जेंडर, इस जेंडर में ही कोई कुछ बुरी चीज़ है, ताकि मेरे को, बिकॉज बच्चों को ये सब समझ में नहीं आता, राइट। बच्चों के दिमाग में सिर्फ पैटर्न्स दिखते हैं, उनको ये समझ में आता है, और दिमाग एक अलग तरीके से काम करता है, साइकोलॉजी एक अलग तरीके से काम करती है। यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग कि दिस शायद मे बी इस जेंडर में कुछ कमी है, कि या मे बी ये ईविल जेंडर है, एंड वो फिर आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में लेके जाते हो आगे जाके, एंड यू ऑलवेज हैव दैट ग्रज अगेंस्ट दैट अदर जेंडर। अगर आप लड़की हो और लड़के के साथ आपको दबाया जा रहा है, ऑटोमेटिकली यू विल हैव अ ग्रज अगेंस्ट द मैन ऑल्सो। उसके बाद हम आते हैं ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट, नंबर 8। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट कैसे होते हैं, दैट दे वांट टू नॉट लेट देयर चिल्ड्रन डू एनीथिंग बिकॉज दे थिंक कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं बाहर तो नहीं चले जाएगा, लोगों से बिगड़ तो नहीं जाएगा। और ऐसे बच्चे जनरली कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते लाइफ में। दे एंड जनरली दीज आर फ्रॉम वेरी वेरी रिच फैमिलीज, बट ऐसा, ये एक मानने वाली बात है, बट ऐसा नहीं है, हर जगह ही होते हैं ऐसे लोग। और ओवर प्रोटेक्शन की वजह से दे आर नॉट ओपन टू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा होगा कि ये जवानी या दीवानी में नैना जो थी, वो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट की बेटी थी समवट, इसलिए उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो एकेडमिक प्रेशर कुकर वाला सीन भी था उसके साथ, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था बाहर ट्रैवल का। यू डोंट ओपन अप टू न्यू एक्सपीरियंसेस, यू डोंट ओपन अप टू न्यू पीपल, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि बाहर जाके, बिकॉज यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग कि शायद आई एम नॉट गोइंग आउट, आई एम नॉट एबल टू गो आउट, तो मे बी बाहर इट्स नॉट सेफ, और मे बी यू देन क्रेव फॉर समथिंग, यू गेट वेरी लोनली। अब बहुत ऐसे हो जाते हो कि नहीं, मेरे को किसी से मिलना ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करनी, बिकॉज देन यू फाइंड कम्फर्ट इन दैट।
तो ओवर प्रोटेक्टिवनेस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। प्लस ओवर प्रोटेक्टिव जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जनरली दे हैव अ वेरी वीक माइंडसेट टुवर्ड्स लाइफ, बिकॉज उनने खुद कभी डिसीजन नहीं लिए होते और उनकी गलती नहीं होती, उनके पेरेंट्स नहीं लेने देते। और सम वॉट लेटर इन लाइफ जब हार्ड डिसीजंस आते हैं, मे बी समथिंग लाइक मैरिजेस, डिवोर्सेस और someone's coping up with death, they really don't know what to do because they are not experienced life as much as someone who has independent decisions themselves. ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑनर ड्रिवन पेरेंट नंबर 9। ऑनर ड्रिवन पेरेंट मतलब जिसको बहुत ज़्यादा इज्जत की पड़ी होती है। अरे आप ये काम कैसे कर रहे हो, हमारी फैमिली की इज्जत है। अगर आप फोटोग्राफर कैसे बन सकते हो, हमारी फैमिली की तो कुछ इज्जत है। अगर आप डिज़ाइनर कैसे बन सकते हो, हमारा तो फैमिली बिजनेस है। या फिर मे बी इवन पीपल विद बेसिक सर्विस क्लास ऑल्सो डज दैट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस क्लास करता है, हर कोई करता है। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ पुटिंग देयर इनसिक्योरिटीज़ ऑन यू। अगर कोई इंसान इनसिक्योर होता है तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ दूसरे पे भी डालता है कि ठीक है, मे बी दे डिडंट गेट द रिस्पेक्ट दे वांटेड इन द सोसाइटी, सो नाउ दे वांट टू पुट दैट ऑन यू कि अगर आप ऐसा करोगे तो शायद आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई स्पेसिफिक काम आपको रिस्पेक्ट गारंटी नहीं करता है। यू शुड रिमेंबर दैट। आप कैसे काम करते हो, क्या काम करते हो, आर यू डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी और नॉट, दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक काम करोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं मिलेगी, डज नॉट मैटर। देयर आर 5-star barbers, there are 5-star designers, there are 5 stars everything। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ की वजह से आपका कुछ चला जाएगा या कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा। इट इज़ जस्ट अ थॉट प्रोसेस, बट नॉट गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन एट ऑल। और अगर आप खुद भी पेरेंट बनने वाले हो तो ये सब डेफिनेटली आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है 10 और जो बहुत डेंजरस है, विच इज़ पैसिव एग्रेसिव पेरेंट। पैसिव एग्रेसिव पेरेंट कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल कुछ बात हुई, कुछ बहस हुई, अब वो डायरेक्ट एग्रेशन थोड़ा बहुत आवाज़ में तो है ही, बट मान लो आपसे बहस करी और बाहर जाके बर्तन गिरा दिए, बाहर जाके कुछ तोड़ दिया। सो दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन द चिल्ड्रन। बहुत अजीब सा फील होने लगता है, आपको अनसेफ फील होने लगता है। यू गेट वेरी यू स्टार्ट टू फील वेरी कि ये इंसान बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपको ऑटोमेटिकली यू वॉन्ट फील सेफ इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट। और इमेजिन करो, जो पेरेंट का काम ही है आपको प्रोटेक्ट करके रखना, एक सेफ फील करा के रखना, वहीं पे जब आप सेफ फील नहीं कर पा रहे तो आगे जाके यू विल अट्रैक्ट रिलेशंस विच विल नॉट मेक यू फील सेफ। यू विल अट्रैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ, जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पे आपको लगेगा सामने वाला मेरी सेफ्टी लेके चला जाएगा। एंड यू विल ऑलवेज फील फियरफुल। बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है रिलेशंस में, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कोई डिसीजन लेने में, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। ओवरऑल आप बहुत एंक्शियस रहते हो विदाउट एनी रीजन, बिकॉज नाउ दैट इज कोडेड इन योर जीन्स। आपके जीन में ही आ गया है वो पूरी चीज़, और अगर आपने इसको हील नहीं किया तो आगे जाके आपके बच्चों के साथ भी होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पहली चीज़ तो ऑफकोर्स उनकी गलती नहीं है, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड लाइक दिस, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट बाय क्रिएटिंग बाउंड्रीज। आगे जाके बात करेंगे, बट अभी सिर्फ पेरेंट्स की बात हो रही है। सो दिस पैसिव एग्रेशन इज़ नॉट गुड। अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं तो यू शुड मे बी टॉक टू देम एंड टेल देम कि दे डोंट मेक यू फील सेफ, सो यू नीड टू टॉक अबाउट इट। उसके बाद आते हैं नंबर 11 विच इज़ अ ट्रेडिशनलिस्ट पेरेंट, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन कस्टम, बहुत ज़्यादा हमारे दादा तो ऐसा करते थे, हमारी जब फैमिली में तो ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था। ठीक है, वो भी दैट्स अ काइंड ऑफ फियर दैट दे हैव इन देम, और वो आप पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मे बी दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू, मे बी दे आर ट्राइंग टू आउट ऑफ केयर वो बोलना चाहते हैं। बट देखो, सबकी लाइफ इंडिपेंडेंट होती है। नो वन शुड एवर टेक कंट्रोल ऑफ एनी अदर्स लाइफ। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर देनी चाहिए कि मे बी अगर आप कर सकते हो तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे पेरेंट्स वर नॉट वेरी ओपन टू लिसनिंग टू अस। तो बहुत बार वो काम करता है, बहुत बार नहीं करता। बट ट्रेडिशनल वैल्यूज़ अपने बच्चों पे थोपना इज़ नॉट राइट, बिकॉज आगे जाके दे गेट ब्लॉक्ड इन द वर्ड। उसके बाद आता है डिसमिसिव पेरेंट नंबर 12। डिसमिसिव पेरेंट होता है जो आपको बोलता है यह बेकार है, या फिर इग्नोर कर देता है, आपकी इमोशंस को इनवैलिडेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो कि मॉम डैड ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, ये बिहेवियर सही नहीं है, वो आपको बोलेंगे अरे बेटा ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बच्चे रोते थोड़ी हैं, लड़का रोता थोड़ी है, ये सब तो फालतू की बातें हैं। डिसमिस कर दिया, आपके इमोशंस को बाहर नहीं आने दिया। ऐसे टाइप के बच्चे आगे जाके बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसिक्योर भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस को अंदर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर कोई सेफ्टी नहीं है, बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे इमोशंस को समझ सके, जो देख सके और हमें बेटर फील करा सके, हमें सेफ फील करा सके। सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम, इमोशनली डिसमिशन इज़। और फिर आप आगे जाके पता है ऐसे ही रिलेशन से स्टार्ट करोगे जहाँ पे आप देखोगे कि आपके सामने वाला जो बंदा है वो आपके इमोशंस की कदर ही नहीं कर रहा, आपको कुछ बोलने नहीं दे रहा, या फिर आपकी जो भी बातें हैं या इमोशंस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, एंड दैट फील्स टेरेबल। सो यू नीड टू वर्क अराउंड दैट ऑल्सो। उसके बाद हम आते हैं नंबर 13 विच इज़ फाइनेंशियली कंट्रोलिंग पेरेंट। फाइनेंशियली कंट्रोलिंग पेरेंट कैसे होते हैं?
ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि फाइनेंशियली कंट्रोलिंग पेरेंट के पास पैसा कम हो या फिर रिसोर्सेज कम हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, बट उसका भी एक डीलिंग का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली कंट्रोलिंग पेरेंट कैसे करते हैं कि दे मैनिपुलेट यू डिपेंडिंग ऑन फाइनेंस को यूज़ करके आपको मैनिपुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं कि ये करोगे तो ये दिला देंगे, ये करोगे तो ये दिला देंगे। और कभी कभी उसमें गिल्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट का काम देखो देना होता है। पेरेंट्स का काम हमें ना इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि हमें लगता है कि पेरेंट्स हम पे एहसान कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। पेरेंट्स का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को केयर करना है। ऑफ कोर्स बच्चों का काम भी है आगे जाके, बट पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो बनती है कि अपनी लाइफ और बच्चों की लाइफ को अच्छा करें, सेफ फील कराएं, सब कुछ करें। और डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट कुछ पेरेंट्स बच्चों को गिफ्ट ला के देते हैं, चीज़ें ला के देते हैं और फिर उसी को उनके अगेंस्ट यूज़ करते हैं। या तो उनसे मनमानी चीज़ करवाएंगे, या मे बी जैसे फॉर एग्जांपल ये कर लो तो ये दे देंगे, ये कर लो तो ये दे देंगे, या फिर दे विल गिफ्ट देम व्हाटएवर दे वांट एंड देन दे विल यूज़ इट अगेंस्ट देम कि देखो ऐसा कर रहा हूँ, मैंने अभी तुम्हें ये ला के दिया था तो नहीं, फिर तो आप कैसे, हम तो अच्छे पेरेंट हैं, आप अच्छे बच्चे नहीं हो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये चीज़ें क्रिएट्स अ काइंड ऑफ एक ऐसा पैटर्न आपके माइंड में बनाती है कि जहाँ आप आगे जाके चीज़ें रिसीव करने से डरते हो। आपको लाइफ में कोई कुछ देना चाहेगा, कोई ऐसा, कोई मान लो कोई फेवर करना चाहेगा, गिफ्ट करना चाहेगा, तो यू विल फील कि मतलब वाई, मे बी दे हैव सम इंटेंशन, इसलिए मुझे गिफ्ट कर रहे हैं। प्योर हार्टेडनेस नहीं होती। फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ये मुझे देना दे रहा है, मे बी ये मुझसे कुछ मांगेगा, या कहीं आगे जाके ये गिफ्ट मेरे अगेंस्ट ही यूज़ ना कर ले। तो जो इस टाइप की एक अजीब टाइप के पैटर्न में, एक अजीब टाइप के थॉट पर रहना कितना अजीब होता है। सो दिस हैपन्स व्हेन योर पेरेंट इज़ फाइनेंशियली कंट्रोलिंग एंड गिव्स यू गिल्ट। उसके बाद आते हैं नंबर 14, विच इज़ अनहेल्दी डिपेंडेंट पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेरेंट्स का काम होता है बच्चों की लाइफ सुधारना। अनलेस कोई एक्सीडेंट हो जाए, अनलेस कोई ऐसी चीज़ ही आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन ही हो जाए जहाँ पे पेरेंट को आप पे डिपेंडेंट होना पड़े, तब तक के लिए अगर कोई उसके अलावा अगर कोई पेरेंट आप पे ज़बरदस्ती कह रहा है, डिपेंडेंट होना चाहता है, अगर कोई पेरेंट्स, जैसे कुछ लोग, मैंने तो खुद इतने एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे बच्चे अभी काम करना शुरू ही करते हैं और बच्चों आप पेरेंट्स ने जॉब छोड़ दी बिकॉज दे नॉट वांट टू डिपेंडेंट ऑन देम, एंड उसके ऊपर भी फिर वो गिल्ट, फिर वो प्रेशर, ये सब डाला जाता है कि नहीं अब तो हम तुम पे डिपेंडेंट होना चाहते हैं, अब तो ये ही है, अब तो तुम ही हो जो है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग क्रिएट्स अननेसेसरी प्रेशर किसी के ऊपर भी। एंड कुछ भी कह लो यार, जितना भी प्यार हो, जो भी हो, नोबडी रियली वांट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर इन द लाइफ। अगर सब कुछ नॉर्मल है, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ आपके पेरेंट्स काम कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है। जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ बेटर करना, उन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि अपनी और आपकी लाइफ, दोनों की लाइफ बेटर करें। और मैं सच बता रहा हूँ, आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट ये हमारे में प्रोग्रामिंग ही डली हुई है कि पेरेंट्स जो हम पे कर रहे हैं ना वो एहसान है, या फिर पेरेंट्स जो हम पे कर रहे हैं ना वो आउट ऑफ, मे बी दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे एंड डूइंग सम थिंग्स। दे आर ऑफ कोर्स दे आर प्रोवाइडिंग, जिनके बस का नहीं था उन्होंने तो भी किया, सब कुछ किया, बट उसको ऐसे जताना इज़ नॉट नॉर्मल। अगर वो ऐसा होगा तो देयर इज़ डेफिनेटली सम टॉक्सिसिटी, और ये आगे जाके आपको डेफिनेटली परेशान करेगी इन योर लाइफ, कर रही होगी आई एम श्योर। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ ज़रूर। उसके बाद आता है नंबर 15, वायलेंस नॉर्मलाइजिंग। वायलेंस नॉर्मलाइजिंग तो इंडिया में बहुत ही कॉमन है। थोड़ा सा कुछ हो जाए तो पिटाई पड़ जाती है, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो बहुत ही मारते हैं। और हम जब छोटे थे तो हमारे टाइम पे तो, अब तो फिर भी बहुत कम हो गया है, पहले हमारे टाइम पे तो बहुत ही मारते थे। मतलब WWE टाइप के हम रेफरेंसेस देते थे कि मेरी मॉम ने मुझे ऐसे मारा, मेरे डैड ने मुझे ऐसे मारा, इस पर्टिकुलर चीज़ से मारा। तब वो बातें करने में बहुत फन लगती थी कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बट एज अ चाइल्ड आपको भी याद होगा अगर आपने मार खाई कि इट यूज टू फील वेरी ट्रॉमेटिक, बिकॉज दैट वन स्पेस वेर यू कैन फील सेफ। आपको दिखता है बाहर कहीं पे भी सेफ नहीं है, बाहर लोग आपको बुली कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली जो बच्चे बुली होते हैं बाहर और घर में पिटते हैं, फिर यार उनके पास कोई आउटलेट नहीं रह जाता। ऑनेस्टली उनके पास कोई नहीं रहता जिसके वो बोल सकें, जिसको जाके वो, जहाँ पे वो सेफ फील कर सकें। ऐसे बच्चे जनरली बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइडल भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं लाइफ में, और आगे जाके इसी टाइप के रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं, वायलेंट रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, और या तो फिर एकदम ही अकेले रहने लगेंगे, या फिर एकदम ही उनका भरोसा उठ जाएगा लोगों के ऊपर से, या फिर वो बहुत डरे सिचुएशंस में हमेशा अपने आप को पाएंगे। मेरे साथ पर्सनली बहुत लंबे टाइम तक होता था, मेरे को बहुत बुली किया जाता था स्कूल में और घर पे भी। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ, मतलब घर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट था, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पीछे से कोई आ रहा है, पीछे से कोई आ रहा है, पीछे से कोई आ रहा है, जबकि मैं बहुत अच्छे 5 स्टार कैफे में बैठा हूँ, फिर भी देयर वाज दिस फीलिंग दैट समवन इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। अब सोचो इस टाइप की लाइफ जीना इज़ नॉट फेयर यार, किसी के लिए भी फेयर नहीं है। अगर किसी के पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं, आई एम श्योर जान के नहीं कर रहे, आई नो नहीं चाहते वो किसी के साथ ऐसा करना, बट ऐसा करना इज़ नॉट
राइट, और आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। फिर आते हैं हमारे विक्टिम पेरेंट्स, जो विक्टिम मेंटालिटी आपके अंदर भी डालते हैं और अपनी विक्टिमनेस आप में डालते हैं कि ओ हम तो बेचारे हैं, हम तो ऐसे हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमने तो बहुत किया। और उस वजह से क्या होता है कि आप किसी के पास जा नहीं पाते ना, यू ऑटोमेटिकली फील कि अब सब आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब सब आप ही को करना है। तो आगे जाके ऑफ कोर्स वैसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो। माइंड में हमेशा एक चीज़ होती है कि नहीं, सब कुछ आप ही को करना है, सब कुछ आप ही को करना है, बिकॉज कहीं भी जाओगे तो देयर आर विक्टिम्स, सो यू हैव टू बी द वॉरियर। एंड समटाइम्स कभी ना कभी आगे जाके आप भी ब्रेक ऑफ होने ही वाले हो ना, कभी ना कभी तो आप भी गिव अप करोगे। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस कम व्हेन सच काइंड ऑफ पेरेंटिंग हैपेंस। फिर उसके बाद बहुत सारे होते हैं यार, ओवर प्रोटेक्टिव तो हमने डिस्कस कर लिया। अब्यूजिव पेरेंट्स होते हैं, वो आई थिंक मार पीट वाले चीज़ में आ गया। उसके बाद हाँ मतलब मोर और लेस यही होता है। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा सिर्फ अपना करते हैं। ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो जेलस होते हैं बच्चों से, और ये बहुत वियर्ड सी बात है बट ये सच है, साइकोलॉजी है। बिकॉज सी ऑल ऑफ दीज पेरेंट्स, जितनी भी ये पेरेंट्स हैं ना, ये सारे पेरेंट्स आर बस उनके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हील नहीं हुए हैं। दे आर नॉट देमसेल्व्स अवेयर अबाउट दिस दैट दे आर डूइंग। और ये साइकोलॉजिकली होता है और ये सबकॉन्शियस में जाके फीड होता है। आपको भी नहीं रियलाइज होगा कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। बाद में अभी आप जब देखोगे अपनी लाइफ की सिचुएशंस तो आपको पता चलेगा कि ओह मेरे पेरेंट्स ऐसा कैसा करते थे, इसलिए शायद मैं ऐसा हूँ। मेरे पेरेंट्स शायद मनी के बारे में बोलते थे। और मनी जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सिर्फ ये बोला है कि मनी, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, हम पैसा कमा के ला रहे हैं, तुम तो बस खा रहे हो बैठ के, तो ऑटोमेटिकली आपके अगेंस्ट, आपके अंदर मनी के अगेंस्ट एक टाइप ऑफ एंगर आ जाता है, एक टाइप ऑफ गिल्ट आ जाती है। और आप मनी को उस तरह से परसीव करने लगते हो कि मनी शायद एक बुरी चीज़ है, शायद मनी ही है जिस वजह से मेरे पेरेंट्स मेरे से दूर हैं, या शायद मनी ही है जिसकी वजह से मैं सुन रहा हूँ। तो या तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिवली मनी पजेस करने के उसमें चले जाओगे और फिर आप उसको हेट कर ही रहे हो मनी मन, तो यू थिंक दैट मनी इज इविल, तो आपको पैसा मिलेगा भी नहीं। एंड यू विल ऑटोमेटिकली फील वेरी हेल्पलेस फील हो गया आपको मनी के अराउंड, आपको पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। रिलेशनशिप में भी ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, बिकॉज जिस टाइप के आपके पेरेंट्स होंगे उस टाइप के ही आपके रिलेशंस भी होने वाले हैं, अनलेस ऑफ कोर्स यू हील आउट ऑफ इट। एंड उसके बाद हेल्थ में ऑफ कोर्स अगर आपके पेरेंट्स, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, अगर आपके पेरेंट्स ने जब आपको कंसीव किया होगा, दैट इज़ बिफोर यू वर बॉर्न, व्हेन यू आर गेटिंग प्लान, जब आपकी प्लानिंग चल रही होगी, उस टाइम पे उनके क्या थॉट्स होते हैं, उससे आपका पूरी ज़िंदगी आपकी उस पर डिपेंड करती है। अगर उनका थॉट, जैसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रॉप करने वाले होते हैं, बट फिर भी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, गिल्ट, उनको लाना पड़ता है इस अर्थ पे। इस टाइप के बच्चे मोस्ट ऑफ द लाइफ फील रिजेक्टेड, बिकॉज उनका जो फर्स्ट थॉट था इस दुनिया में आने का वो रिजेक्शन से ही चालू हुआ था कि उनकी ज़रूरत नहीं है बट उनको बुला लिया गया है। और ऐसा आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू विल रिलेट टू इट, ऐसा होता है। सी एवरीथिंग हैपन्स एंड वी कैन नॉट पुट ब्लेम टू आवर पेरेंट्स, क्योंकि देखो हम भी बड़े हो चुके हैं, 20-25 के बाद तो हमारे पास काफ़ी कंट्रोल होता है लाइफ का, तो हमें ये समझना ज़रूर चाहिए, बट वी नीड टू टेक कंट्रोल इन आवर हैंड्स। और इसका मतलब मैंने जैसे पहले बोला कि यू डोंट नीड टू हेट देम, दे ऑल्सो डोंट नो कि वो ऐसा कर रहे हैं। क्या कर सकते हो आप? सबसे बड़ी बात, द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू डिराइव आउट ऑफ दिस, व्हाट कैन यू रियली डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट इज एनालाइज ऑल ऑफ दिस, क्रिएट अ वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ बाउंड्रीज अराउंड यू। कि इफ़ फॉर एग्जाम्पल इन योर हाउस इफ देयर इज टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू डायलॉग, की बात नहीं कर सकते या कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर नहीं बोल सकते या आप अपनी वॉइस रेज करके नहीं बोल सकते, यू नीड टू क्रिएट अ बाउंड्री कि ये मेरी बाउंड्री है, इस पर आप स्टेप इन नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नहीं चाहते कि आपके पेरेंट्स आपको बार बार पूछते रहें, जस्ट पुश दैट मैसेज वेरी इजीली कि नहीं यार, मेरे को मतलब इतने साल मैंने झेल लिया, अब मैं नहीं झेलूंगा। या मे बी ऐसा कुछ होता है कि आपके पेरेंट्स, आप बोलना चाहते हो कुछ और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आउट ऑफ ईगो और आउट ऑफ व्हाटएवर, तो उस चीज़ को बहुत क्लियरली पुश कर दो कि यार देखो ये मेरी बाउंड्री है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर करूँ, और मैं आपको पूछूँ आप आंसर ना करो जस्ट बिकॉज यू आर अ पेरेंट। सो यू हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज, नंबर 1। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी कैसे काम करती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड अट्रैक्शन कैसे काम करता है। सो इफ़ यू आर अ चाइल्ड विच वॉज कंटिन्यूसली नेग्लेक्टेड इन देयर चाइल्डहुड, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं थे, अगर आपको सेफ फील नहीं हो रहा है, सो यू नीड टू गो विद इन योर सेल्फ। आपको मेडिटेशन में बैठ के अपने आप को याद दिला के, अपने कोर में जाके आपको ये याद करना पड़ेगा कि मेरा चाइल्डहुड कैसा था,
अब देखो, अगर आप सेफ फील नहीं कर पा रहे हो तो अपने आसपास वैसी सिचुएशंस को ढूंढो कि क्या मेरे रिलेशंस में ये रिपीट हो रहा है, क्या मेरे काम में ये रिपीट हो रहा है, क्या मेरे आसपास ये किसी भी तरीके से मुझे दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो नाउ आई नीड टू वर्क ऑन एफर्मेशंस, बिकॉज एवरीथिंग इज रीप्रोग्रामिंग। आप अपने माइंड को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर सकते हो और उसी टाइप के रिलेशंस, उसी टाइप की चीज़ें आपके आसपास अट्रैक्ट होने लगेंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। तो आप रीप्रोग्राम कैसे करोगे? यू विल राइट एफर्मेशंस, यू विल राइट आई फील सेफ, आई एम सेफ, द यूनिवर्स ऑलवेज सपोर्ट्स मी, people around me always support me, money is good, I attract abundance of money, I love money, I love my life. So all of this, जब इस चीज़ को आप अपने अंदर प्रोग्राम करने लगते हो धीरे धीरे इन योर सबकॉन्शियस इट गोज, तो ये क्या करता है? पुराने पैटर्न्स को तोड़ता है। पुराने पैटर्न्स को जैसे जैसे धीरे धीरे टूटने लगेंगे, आपका माइंड रीप्रोग्राम होने लगेगा, योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज ड्रामेटिकली। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इस कदर पे चेंज होगी लाइफ, बिकॉज सारी चीज़ें इमोशन से रिलेटेड हैं। अगर आपके इमोशंस बहुत भारी हैं, किसी के बारे में सुन के आपको यहाँ पे फील होता है, किसी के बारे में सुन के आपको यहाँ पे ट्रिगर होता है, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच यू नीड टू रिजॉल्व एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन लाइक हम जैसे पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं डाल रहे, वैसे हम अपना ब्लेम किसी और पे नहीं डाल सकते कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, और फिर आप सोचो कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ सही क्यों नहीं है, सब मेरे से लड़ी क्यों रहे हैं, वाई एम आई ऑलवेज अट्रैक्टेड इन बैड रिलेशनशिप्स, वाई आई डोंट हैव मनी, बिकॉज इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको एक तरीका बताया है, बट इसमें काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू डू एफर्मेशंस, यू नीड टू स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट और इस बारे में कोई बात नहीं करता, वो है रिएक्शन। एक थियोरी होती है रिएक्शन और कर्मा की, कि जब भी आप रिएक्ट नहीं करते, आप एक तरीके से अपने कर्मों को हटा रहे हो, एक तरीके से अपने कर्मों को बहा रहे हो, एक तरीके से आपके कर्म खत्म हो रहे हैं। बिकॉज रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके पेरेंट ने कुछ बोला जो आपको ट्रिगर कर गया, बचपन में शायद उन्होंने आपकी बात ना सुनी और आपके मन में वो ग्रज हो कि ये मेरी बात नहीं सुनते थे कभी भी, इन्होंने मुझे ये ला के नहीं दिया, और अभी वो आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं या आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो आपको एकदम से ट्रिगर हुआ कि यार मेरे को तो कभी आपने ये दिया नहीं। नाउ आउट ऑफ दैट ट्रिगर यू वॉन्ट टू एक्सप्लोड, आप फटना चाहते हो कि अरे ऐसे कैसे कर दिया ये वो, तो उस टाइम पर रिएक्ट मत करो। स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक, पॉज योर सेल्फ, स्टॉप देयर एंड थिंक दैट उन्होंने जान के किया था क्या, उनकी क्या सिचुएशन रही होगी, मे बी दे वर नॉट capable of doing that, maybe they had their own traumas, so you need to have that space of compassion in your heart for the other person always. रिएक्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको टाइम मिलेगा सोचने का, आपकी वायरिंग जो है ना बार बार रिवायर होगी। अगर आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे तो थोड़ा मुश्किल है डेफिनेटली, बट इन रिलेशनशिप्स डेफिनेटली इट वर्क्स लॉन्ग टाइम। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट टू एक्सेप्ट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स ही इसलिए होती हैं बिकॉज वी आर डोंट एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज दे आर। भले ही वो पेरेंट्स हो, भले ही वो हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो, भले ही वो हमारे फ्रेंड्स हो, अब हमने देखो अट्रैक्ट तो कर लिया उनको, वी हैड अ गुड शेयर ऑफ टाइम, बाकी सब हम स्पेंड भी करते हैं, टाइम भी स्पेंड कर लिया अच्छा, बट हम एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की आदत है कोई पर्टिकुलर चीज़ की, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये छोड़ के ना ये पूरा इंसान बढ़िया है, बस ये आदत नहीं पसंद, बट ऐसा नहीं होता। यू नीड टू एक्सेप्ट द पर्सन एज अ होल, वो जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, आपकी लाइफ में है, आपके रिलेशन में है, आपके साथ रह रहे हो, या तो आप कट ऑफ करो, या तो आप बात ही मत करो, या तो आप एकदम अपनी लाइफ चेंज करो, नए लोग अट्रैक्ट करो, या फिर अगर आप हो तो एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर इट विल ऑलवेज ट्रिगर यू, इट विल ऑलवेज मेक यू फील वेरी आउट ऑफ द प्लेस। आपको बड़ा अजीब फील होने लगेगा कि नहीं ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और ट्रस्ट मी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाकियों में प्रॉब्लम और आप में नहीं है, सब में प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए हमें सबके लिए उतना स्पेस होल्ड करके रखना पड़ता है। और ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट फॉर समवन हु इज़ वीक, दिस इज़ फॉर द स्ट्रॉन्ग वंस, दिस इज़ फॉर द वंस जिसको बोलते हैं दिल बड़ा है, उसके लिए ये चीज़ है। आपको एक स्पेस होल्ड करके रखना पड़ेगा सामने वाले के लिए कि ये ऐसा ही है, अगर ये चिल्लाता है तो ऐसा ही है, अगर ये बुरा चीज़ें बोलता है तो ये ऐसा ही है। आई एक्सेप्ट हिम और हर एज इट इज़। एक्सेप्ट करने के बाद देखो क्या होता है। फिर आपको लगता है टॉक्सिक है, आपको लगता है आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू मूव ऑन। आपकी ज़िंदगी है, यू नीड टू डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन इन योर लाइफ, इट इज़ कम्प्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी। इसमें आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, इसमें आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। यू नीड टू राइट डाउन इन अ जर्नल, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ रेलेंटलेसली। आपको पैसा कमाना है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको अच्छे रिलेशन चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए। यू नीड टू वर्क ऑन दिस एंड ट्रस्ट मी, इट विल वर्क, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिससे आप सफ़र कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिसके थ्रू आप जा रहे हो, जो आपको परेशान कर रही हो, वो आपकी है भी नहीं, वो आपके ग्रैंड फादर्स की हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर्स की हैं, और आपके पेरेंट्स की भी हैं। तो यू आर नॉट सफरिंग योर ओन डूइंग, तो you need to take control of your life, and I'm sure
आप ये कर पाओगे, बिकॉज ऐसी चीज़ों के थ्रू जब आप जाते हो तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट नहीं भी है. एट द सेम टाइम यू टेक कंट्रोल इन योर लाइफ एंड यू रीच एंड यू मीट योर बेस्ट सेल्फ. सो ऑल द बेस्ट. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताना. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर पेरेंट्स ऑल्सो इफ़ यू कैन, एंड कॉमेंट बिलो आपको क्या अगले वीडियोज़ में चाहिए होगा. एंड थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो, सो प्लीज़ शेयर योर comments and share the love. Thank you so much. I'll see you again.